डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में ही डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पर आगे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर आगे वेलोसिटी 0 होगी। अभी जो मैंने सारे पॉइंट मेंशन किए हैं ये क्या है, ये वेलोसिटीज़ हैं। इस हिस्से में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस हिस्से में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस हिस्से में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इस हिस्से में वेलोसिटी आगे 0 हो गई, फिर इस हिस्से में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, इस हिस्से पर आगे वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो गई और इस हिस्से पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, और फाइनली यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो गई। अब जो लफ्ज़ वेलोसिटी है, जो लफ्ज़ वेलोसिटी है इसका एक और मतलब भी है, उसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे यहाँ पर ग्रेडियंट इंक्रीज होना चाहिए, तो ग्रेडियंट ही वेलोसिटी है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पॉइंट पे जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट आना चाहिए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जब आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए। तो जो जो कुछ यहाँ पर वेलोसिटी के साथ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो ही चीज़ ग्रेडियंट के साथ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो शुरू में आपका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। शुरू में जो कि आपकी वेलोसिटी यहाँ तक इंक्रीज हो रही है तो यहाँ तक आपका ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, ग्रेडियंट इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे जाके एक लम्हे के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो आपकी एक लम्हे के लिए आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा, ये ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, ये ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, और यहाँ पहुँच के वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पहुँच के आपका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी वेलोसिटी फिर बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में, तो आपका ग्रेडियंट फिर से बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा, ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट में आ गया, ग्रेडियंट नेगेटिव में आ गया। यहाँ की वेलोसिटी आपकी एक लम्हे के लिए कांस्टेंट हुई तो आपका ग्रेडियंट एक लम्हे के लिए कांस्टेंट, इस जगह पर कांस्टेंट हो गया। फिर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 हो गई तो आपका ग्रेडियंट फिर से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 0। तो ये इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। और ऐसा ग्राफ कहाँ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ जो है ए में बना, ठीक है। आई होप की बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। बार बार इसको देखें, बार बार इसको समझें और बार बार इसको ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंशाल्लाह ताला बात जो है वो समझ में आएगी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ बॉल इज सेट इन मोशन एट पी ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, इट मूव्स अप स्लोप पी क्यू along the horizontal surface QR and finally descends slope RS. Which graph could represent the variation with time t of the ball's speed v as the ball moves from P to S? देखिए एक बॉल जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मूव कर रही है। फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब ये होगा कि इसकी जो मोशन है उसके दौरान कोई एनर्जी लूज नहीं होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हीट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी लूज नहीं होगी, ठीक है। अब पी से जाता है और पहले क्यू पे जाता है, फिर क्यू से आर पे जाता है, फिर आर से एस पर वापस आता है, फिर ये पी से लेकर एस तक पहुँच गया। अब पी से लेकर एस तक इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जब ये पी से क्यू जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि ये स्लोप पे चढ़ रहा है ऊपर, तो स्लोप पे चढ़ते हुए स्पीड कम होगी। फिर क्यू से लेकर आर तक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसकी स्पीड ना बढ़ेगी ना कम होगी, कांस्टेंट रहेगी। और फिर आर से एस देखें तो उसकी स्पीड जो है वो एकदम बढ़ेगी क्योंकि आर से एस बहुत ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप पी और एस का लेवल देखें तो सेम है, यानी पी और एस की जो हाइट है वो सेम है, तो जो स्पीड पी पर होगी वही स्पीड एस पे होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पूरा स्लोप चढ़ के यहाँ से वापस नीचे आएगा तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, और फिर बाद में जितनी पोटेंशियल लूज होगी उतनी काइनेटिक गेन होगी। तो चूँकि पी और एस की हाइट सेम है लिहाजा दोनों पॉइंट्स पे इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो समरी क्या है, समरी ये है पी से क्यू जाते वक्त स्पीड कम होगी, क्यू से आर जाते वक्त स्पीड कांस्टेंट होगी, और आर से जाते वक्त स्पीड एकदम बढ़ेगी क्योंकि उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। यानी कि पी से क्यू जाते वक्त जो उसकी स्पीड डिक्रीज हुई होगी वो बहुत कम स्लोप से डिक्रीज हुई होगी, लेकिन आर से लेकर एस तक जो स्पीड बढ़ी होगी वो बहुत ज़्यादा स्लोप से बढ़ी होगी, वो जल्दी बढ़ गई होगी। लेकिन जो स्पीड इसकी पी पर होगी वो स्पीड एस पर होगी क्योंकि पी और एस दोनों सेम लेवल पर है। तो देखिए अगर आप ए में देखें तो ए में क्या हुआ, ये पी से लेकर क्यू तक इसकी स्पीड कम हुई, फिर क्यू से लेकर आर तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रही, और फिर आर से एस तक इसकी स्पीड एकदम बढ़ गई। और देखें जितनी स्पीड उसकी यहाँ पर थी उतनी स्पीड इसकी यहाँ पर है, यानी जितनी स्पीड इसकी पी पे थी उतनी स्पीड इसकी एस पर है, इसलिए ये आंसर है। बी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बी में कह रहा है कि पी से क्यू तक स्पीड कम हुई, चलें ठीक है,
लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि क्यू से आर तक भी स्पीड कम हुई, ये गलत है। भाई क्यू से आर तक स्पीड क्यों कम होगी? क्यू से लेकर आर तक तो हॉरिजॉन्टल है, और अगर कम होती भी है, चलें फर्ज करें, तो यहाँ एस पर पहुँच कर इसकी स्पीड इतनी आ रही है, हालांकि एस पर इसकी स्पीड इसके बराबर आनी चाहिए थी, पी ए बराबर आनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ग्राफ सही है, ये देखिए इसकी इनिशियल स्पीड कम है और फाइनल स्पीड इसकी ज़्यादा है। फाइनल स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो सकती ना, फाइनल स्पीड तो इनिशियल के बराबर ही होगी। और ये जो उसने कर्व शर्व बनाया हुआ है ये तो बेकार है। लिहाजा आज का इसका जो मुनासिब जो एप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो ए ही बनेगा। ठीक है, तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्काई डाइवर फॉल्स फ्रॉम अ स्टेशनरी बलून एट टाइम t इक्वल्स टू 0। As a skydiver falls, her speed and the air resistance increases until the force of the air resistance is equal to her weight. Which graph best shows the variation with time t of the displacement s for the motion of the skydiver? स्काईडाइवर की मोशन का जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा सबसे अच्छा होगा? देखें, होता क्या है, होता ये है कि जब आप एयर रेजिस्टेंस में गिरते हैं तो आपकी स्पीड के साथ क्या होता है? आपकी स्पीड जो है पहले इंक्रीज होती है, ठीक है, और फिर इंक्रीज होते होते फाइनली क्या हो जाती है? कांस्टेंट। जब आप एयर रेजिस्टेंस में बढ़ते नीचे गिरते हैं तो आपकी स्पीड यानी कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होते होते वो फिर फाइनली क्या हो जाती है? जब वो टर्मिनल स्पीड पे पहुंच जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है। अब वेलोसिटी या स्पीड का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर होता है ग्रेडियंट। तो अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी शुरू में ज़ीरो थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो मैक्सिमम पे जाके कांस्टेंट हो गई, तो आपका ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ भी यही होना चाहिए कि शुरू में जो आपका ग्रेडियंट होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो ज़ीरो होना चाहिए, फिर वो बढ़ना चाहिए, और फिर वो बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाना चाहिए। डी में देखें, आपका ग्रेडियंट शुरू से लेकर एक आखिर तक एक ही है, यानी कि आपकी स्पीड शुरू से लेकर आखिर तक एक ही है, जो कि गलत है। यहाँ पे देखें, आपका ग्रेडियंट कम हुआ और कम होते होते ज़ीरो हो गया, यानी कि आपकी स्पीड कम हुई और कम होते होते ज़ीरो हो गई, ये भी गलत है, क्योंकि आपकी स्पीड तो बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपका ग्रेडियंट जो है वो बढ़ा, और फिर बढ़ने के बाद जो है आपका ग्रेडियंट क्या हो गया? बढ़ने के बाद आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो है वो बढ़ा ही चला जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि देखें, आपका ग्रेडियंट पहले शुरू में ज़ीरो था, यानी कि स्पीड आपकी शुरू में ज़ीरो थी, फिर आपका ग्रेडियंट बढ़ा, यानी फिर आपकी स्पीड बढ़ी, और फाइनली फिर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, फाइनली आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जो कि रेजिस्टेंस में जब आप फॉल करते हैं तो ऐसा होता है। लिहाजा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। आपने एक टेनिस बॉल को जो है एक टॉल बिल्डिंग से गिराया ऊपर से नीचे, ठीक है, आपने टेनिस बॉल को एक टॉल बिल्डिंग से गिराया ऊपर से नीचे। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद टाइम टी? कह रहे हैं कि कौन सी जो है वो ग्राफ आपको शो करेगा वेरिएशन ऑफ टाइम टी ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉल, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका कौन सा होगा अगर हम ये अज्यूम करें कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, यानी कि वैक्यूम में नहीं गिर रहा बल्कि किस में गिर रहा है? ये एयर में गिर रहा है। यानी कि हम ये अज्यूम करें कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर कौन सा ग्राफ बनेगा? देखिए, जब एयर में कोई चीज़ गिरती है तो उसके एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है? जब एयर में कोई चीज़ गिरती है तो शुरू में उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, जैसे वो नीचे गिरती रहती है एक्सेलरेशन कम होता रहता है और फाइनली एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो आपको वो ग्राफ ढूंढना है जिसमें आपका एक्सेलरेशन शुरू में 9.8 हो, यानी कि मैक्सिमम हो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा एक्सेलरेशन कम होता रहा और फाइनली एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा ऑप्शन डी में। जब ऑप्शन डी में एक्सेलरेशन आपका शुरू में ज़्यादा था, फिर कम होते होते वो फाइनली ग्राफ किस तरफ जा रहा है? फाइनली ग्राफ जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ मास ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बाउंसेस अप एंड डाउन एज शोन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ये एक मास है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, इसको हमने नीचे से खींच के छोड़ा, ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके वापस नीचे आता है और साथ से बाउंस करता रहता है। तो कह रहे हैं कि बताएं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इसका वेलोसिटी टाइम टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? देखें, अगर आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं?
आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना वो वेलोसिटी को शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी को शो करता है। अब देखिए शुरू में आपका ग्रेडियंट क्या है, शुरू में आपका ग्रेडियंट 0 है, शुरू में आपकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका ग्रेडियंट जो है बढ़ रहा है तो आपकी वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पर जाके आपका ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट, तो आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपका ग्रेडियंट कम होते होते फिर 0 हो गया तो आपकी वेलोसिटी को कम होते होते फिर से 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेडियंट जो है बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़नी चाहिए, नेगेटिव में बढ़ी वेलोसिटी। उसके बाद आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया तो आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेडियंट कम हो के फिर से 0 हो गया तो आपकी वेलोसिटी फिर से कम होकर 0 हो जाना चाहिए। और क्या ख्याल है, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा सुनिए, देखें ये कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका ग्रेडियंट हर पॉइंट पे मालूम करें। इस जगह इसका ग्रेडियंट कितना है, 0। इस जगह ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस जगह ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। इस जगह ग्रेडियंट क्या है, इस जगह ग्रेडियंट कांस्टेंट है। इस जगह ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस जगह ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। इस जगह ग्रेडियंट क्या है, इस जगह ग्रेडियंट 0 है। इस जगह ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस जगह ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। इस जगह ग्रेडियंट क्या है, इस जगह ग्रेडियंट कांस्टेंट है, नेगेटिव में है लेकिन कांस्टेंट है। फिर इस जगह ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस जगह ग्रेडियंट आपका डिक्रीज हो रहा है। और फाइनली इस जगह क्या हो रहा है, इस जगह ग्रेडियंट आपका फिर 0 हो गया। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सप्लेन किया। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वही वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो आपकी वेलोसिटी ये रही 0 इस पॉइंट। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट का ग्रेडियंट क्या हो गया, 0। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, तो देखिए वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट फिर से बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में, तब वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़नी चाहिए, तो देखिए वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट फिर से 0 हो गया तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, सॉरी इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया नेगेटिव में, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट हो जाना चाहिए। इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है आपकी। और इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट 0 है तो आपकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 है। तो ऊपर वाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, like this। ठीक है भाई, इस तरह से आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बन जाएगा इसका, किसका कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अ लॉरी ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड एंड देन decelerates until it stops, which graph shows the variation with time of the distance traveled by the lorry। कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है। देखिए अ लॉरी ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड एंड देन decelerates until it stops। अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर इसने डिसेलरेट किया और फिर ये रुक गया। तो कह रहे हैं कि विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर स्पीड का मतलब होता है ग्रेडियंट। तो अगर शुरू में आपको कांस्टेंट स्पीड शो करनी है तो शुरू में आपका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिर आपको डिसेलेरेशन शो करना है, इनके स्पीड को डिक्रीज करते हुए दिखाना है, तो आपको ग्रेडियंट को डिक्रीज करते हुए दिखाना होगा। और फिर स्टॉप का मतलब क्या है, स्टॉप का मतलब है कि आप रुक गए, आपकी स्पीड 0 हो गई, तो आपका ग्रेडियंट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो आपके ग्राफ में पहले जो है कांस्टेंट ग्रेडियंट होना चाहिए, फिर ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए और फिर ग्रेडियंट 0 हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुरू में ग्रेडियंट 0, जबकि हमें शुरू में ग्रेडियंट क्या चाहिए, कांस्टेंट। फिर ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट डिक्रीज होता हुआ चाहिए। तो ज़्यादा ए आंसर नहीं है। बी में देखें शुरू में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट चाहिए ग्रेडियंट। फिर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए। और फिर फाइनली ग्रेडियंट 0 हो गया, तो हमें ग्रेडियंट 0 ही चाहिए। तो आंसर आपका, यार ये अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा
अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमें बेसिकली जो असल जो हमारी बुनियाद है ना, जिसकी बेसिस पे हम ग्राफ के क्वेश्चंस कर पाएंगे, वो है, वो जो असल हमारी जो बेसिक है वो है ग्रेडियंट। अगर हम ग्रेडियंट को पकड़ के रखें ना, अगर हम ग्रेडियंट को पे फोकस रखें तो आप सारे ग्राफ बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड है और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सीलरेशन है। ये हमारा जो है ना बुनियादी असूल हैं, तो इनको अगर हम पकड़ के रखेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अ पैराशूटिस्ट फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t equals to 0 from a hot air balloon. She falls for some distance before opening her parachute. Which graph best shows the variation with time t of the speed v of the parachutist? अब एक पैराशूटिस्ट जो है उसने ऊपर से छलांग मारी, कुछ देर तक वो चलती रही, गिरती रही, फिर उसने जो है पैराशूट को खोला, और तो कह रहा है कि कौन सा जो है ग्राफ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। नहीं, जब वो ऊपर से छलांग मारेंगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, लेकिन डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से बढ़ेगी। शुरू में वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी, एक्सीलरेशन 9.8 होगा, फिर एक्सीलरेशन कम होता रहेगा और फाइनली आप टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लोगे। जब आप एक दफ़ा टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेते हो तो फिर आप पैराशूट खोलते हो, तो पैराशूट खोलने से क्या होता है, आपकी स्पीड एकदम कम होती है, फिर कम होने के बाद दोबारा फिर से क्या हो जाती है, फिर से कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखें, पहले आप कांस्टेंट 9.8 एक्सीलरेशन से गिर रहे थे, फिर आपका एक्सीलरेशन डिक्रीज होने लगा, फिर आपने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली, उसके बाद आपने पैराशूट खोला। तब जैसे पैराशूट खोलोगे आपकी स्पीड एकदम ड्रॉप होगी नीचे, और ड्रॉप होने के बाद फिर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी, फिर आप ज़मीन से टकराओगे तो आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए माशाल्लाह से आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, बुक्स में वर्कशीट भी मौजूद है। इस वक्त हम बुक के पेज नंबर 54 पर हैं इसमें। तो आप लोग जो है ना, ये जो मैं तो ये इस पर अभी टैबलेट पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपके पास तो ब्लैंक बुक्स मौजूद हैं, तो मैं जैसे ही क्लास ख़त्म करूँ ना, आप खुद से फिर इस बुक पे भी सॉल्व कीजिएगा या मेरे साथ साथ भी सॉल्व करते रहें। और आप इस बात पे भी गौर करें, जैसे मैंने इसका आंसर ए बता दिया, अब आप ये देखेंगे इसका आंसर बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता। आपको किसी भी सवाल में जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये आंसर ए क्यों है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आंसर बी सी डी क्यों नहीं है। यानी कि जो आंसर है वो आंसर क्यों है, और जो आंसर नहीं है वो आंसर क्यों नहीं है, दोनों बातों को जानना ज़रूरी है, तब आपको जो है वो चीज़ें सही समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, a ball is released from rest at time 0. After 1 second, it bounces inelastically from a horizontal surface and rebounds, reaching the top of its first bounce after 1.5 seconds. So, what is the total displacement of the ball from its original position after 1.5 seconds? चलें, क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ऐसे मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस कराएं, ये क्वेश्चन आप लोग करें और मुझे इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए। हेलो, हाँ भाई, क्या आंसर आ गया? अच्छा, अभी तक तो सब डी बता रहे हैं आंसर, बाकी लोगों का क्या ख्याल है?
अच्छा भाई, तो आंसर ज़्यादातर डी आ रहे हैं या बी आ रहे हैं? चलें मैं ज़रा इसको ज़रा करता हूँ सॉल्व। देखें, ये कह रहे हैं कि हमने एक बॉल को ड्रॉप किया और ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब ये इनिशियल पोजीशन है, यानी आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर। बॉल यहाँ से गिर रही है, बॉल गिरी, तो बॉल गिरी तो बॉल ने बाउंस किया। अब ये बॉल ने बाउंस किया, अब देखें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहा है कि बॉल गिर रही है, तो बॉल बाउंस कहाँ करेगी, इस जगह, यानी कि 1 सेकेंड बाद बॉल बाउंस करेगी। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या शो करेगा, ये डिस्टेंस इस साइड को शो करेगा, इस साइड से बॉल गिरी है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये बनता है 1/2 × 1 × 10, डिस्टेंस बनता है 5 मीटर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यानी कि बॉल 5 मीटर नीचे गिरी। फिर ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो बॉल ने बाउंस बैक किया है, ये बॉल ने बाउंस बैक किया है इतना। तो ये कितना बनता है डिस्टेंस, ये बनता है 1/2 × 0.5 × 5, ये बनेगा 1.25। ने बॉल ने बाउंस बैक कितना किया, 1.25 मीटर बाउंस बैक किया। तो देखें यहाँ से अंत तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट था 5, 1.25 बॉल वापस चली गई, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट बाकी बचा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो कितना बचा, 5 - 1.25, तो बचा 3.75 मीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेचारे का, इसका आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भी बात समझ में आई नहीं आई या नहीं आई आप लोगों को? अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा मालूम कर सकते हैं। रिपीट करूँ, चलें सही है, दोबारा सुनो। दोबारा सुनो, इसको इरेज करके दोबारा से सॉल्व करते हैं। देखें भाई, बॉल को आपने यहाँ से ड्रॉप किया, इस पॉइंट से बॉल नीचे गई और ज़मीन पे टकरा गई। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नापना शुरू करना है आपको। ये आपका स्टार्टिंग मार्क है 0 मीटर। अभी बॉल जब नीचे जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी 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 और ये बॉल अब ज़मीन से टकरा देगी, ये टकराने वाला पॉइंट है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया जो ये डिस्टेंस फॉलोइन होगा, कि आप कितना डिस्टेंस नीचे गिरे हैं आप, ये होगा ना। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालते हैं तो वो आता है 1/2 × 1.0 × 10, तो ये आता है 5 मीटर, यानी कि आप 5 मीटर नीचे गिरे हैं। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 5 मीटर हो गया। फिर ये ट्रायंगल क्या चीज़ है, ये ट्रायंगल ये है कि जब आप बाउंस बैक करके ऊपर जाओगे ना, तो ये वो ट्रायंगल है। अब आप बाउंस बैक करके कितना ऊपर गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप कितना ऊपर गए बाउंस बैक करके, तो बाउंस बैक करके आप ये जो एरिया, ये बाउंस बैक करने वाला आपका डिस्टेंस है, ये बनेगा 1/2 से लेके 1.5 तक कितनी बेस बनती है, 0.5, और हाइट कितनी है इसकी, 0 से लेकर 5 तक, तो ये एरिया बनेगा 1.25, यानी आप वापस कितना गए, 1.25। आप शुरू में इनिशियल पॉइंट से 5 मीटर नीचे आ गए थे, लेकिन आप 1.25 मीटर फिर बाउंस कर गए। तो कह रहा है कि फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन आपका डिस्टेंस कितना है। तो फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन आपका डिस्टेंस ये है ना, फुल एंड फाइनल, और डिस्टेंस कितना है, 5 - 1.25, तो ये कितना बना, ये बना 3.75 मीटर। तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर बी हो जाएगा। हाँ भाई, अब बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो सही है, अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं।
क्या the velocity of an object during the first 5 seconds of its motion is shown on the graph. ये एक ऑब्जेक्ट की जो है शुरू के 5 सेकंड की वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है. कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम. डिस्टेंस कितना कवर किया उसने. तो देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस को शो करता है. अब ये एरिया बन रहा है ट्राइंगल. हाफ इंटू बेस कितनी है इसकी. बेस इसकी है 5 और हाइट कितनी है इसकी. हाइट इसकी है 20. ये आंसर कितना हो जाएगा 50. ये तो मतलब फ्री का सवाल था. सी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अ कार इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t equals to 0. The driver of the car sees an obstacle in the road and then brakes to a halt. The graph shows the variation with t of the velocity of the car. How far does the car travel in 5 seconds after the driver sees the obstacle? देखिए ड्राइवर जा रहा है उसकी स्पीड 20 है. 0.8 सेकंड पे क्या हुआ. 0.2 सेकंड पे उसने देखा है सामने कोई चीज़ आ रही है तो उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया. अब ब्रेक लगाते लगाते फिर यहाँ पे जाके वो रुक गया. ठीक है. तो ये कह रहा है कि a car is traveling at constant velocity at time equals to the driver of the car sees the obstacle. यानी कि उसने ऑब्स्टेकल को यहीं पर ही देखा. t equals to 0 पे देखा और फिर उसके बाद उसने यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया. तो कह रहा है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 5 सेकंड्स आफ्टर द ड्राइवर सीज द ऑब्स्टेकल. तो ड्राइवर ने जो ऑब्स्टेकल तो यहीं पे देख ली थी ना शुरू में. 0 सेकंड पे देख ली थी. यार उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया ऑब्स्टेकल देखने के बाद वो पूरा डिस्टेंस पूरे का पूरा ही है. वो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे. इसके दो तरीके. या तो आप एरिया पूरा एक साथ ही निकालने इसका ट्रेपेजियम बना के, या आप ऐसा करें पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें. इस रेक्टेंगल एरिया कितना बनेगा 20 इंटू 0.8. ये बनेगा 16 मीटर. आप इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लें. ये कितना होगा हाफ इंटू 4.2 इंटू 20. ये हो जाएगा 42. तो 42 और 16 कितना होता है. 42 और 16 आपका 58. तो आपका आंसर सी हो जाएगा. हाँ भाई ये भी समझ में आएगी. इसमें कोई इशू है. उसने जो है टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड द ड्राइवर ऑफ द कार सीज एन ऑब्स्टेकल. तो उसने टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पर ये ऑब्स्टेकल देख ली थी. अब पूछ रहा है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 5 सेकंड्स आफ्टर द ड्राइवर सीज द ऑब्स्टेकल. तो ऑब्स्टेकल देखने के बाद 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो ऑब्स्टेकल उसने 0 सेकंड पर देख ली थी और 5 सेकंड ये है. तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा जो कि एरिया निकालने पर कितना बन रहा है 58 मीटर्स. 17. A displacement time graph for a toy car is shown. Which graph shows the variation with time of the velocity v of the car? कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. तो ये बताएं कि इसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा. ये देखें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं. एक काम करें बुक तो आप सबके पास मौजूद है ना. जरा बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं इसका क्या है. क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें सब लोग अपनी बुक में. क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बुक में.
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों ने ये आंसर दिया। बाकी और किसी सॉल्व हो रहा है तो बताएं जरा। 2 मिनट और लेना है आपको, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और ऐसे हम भाई कह रहे हैं कि बी आंसर हो सकता है इसका। चेक कर लेते हैं। देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की क्या चीज़ वेलोसिटी के बराबर होती है? तो इस सवाल का जवाब है ग्रेडियंट। तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये 2 सेकंड्स है ना भाई, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक ग्रेडियंट क्या है इसका? कांस्टेंट। कितना है ग्रेडियंट इसका? इसका ग्रेडियंट बनेगा 0 से 2 तक का ग्रेडियंट निकालेंगे, 1 आएगा। ग्रेडियंट निकालना आता है आप लोगों को? और आपको ग्रेडियंट निकालना आता हो तो ये पॉइंट है 2 और 2, और ये पॉइंट है 0 और 0। ऐसे ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपका है जनाब, ये पॉइंट आपका है 4 और 2, और ये पॉइंट आपका है अपना 5 और 0, और ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट आपका है 6 और -2, और ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट आपका है 10 और -2। ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक के ग्रेडियंट मालूम करें तो ग्रेडियंट कांस्टेंट आएगा, और कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 2 से लेकर और 4 सेकंड तक अगर आप देखें तो आपका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर 4 से लेकर 6 सेकंड आप तक देखें तो ग्रेडियंट आपका आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और कितना आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का ग्रेडियंट निकालेंगे तो भाई ग्रेडियंट आपका आएगा 4 आएगा, यानी कि -4 आएगा। और फिर 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक आपका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वही वेलोसिटी होती है, यानी कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए और 1 होना चाहिए। 2 से लेकर 4 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए। 4 से लेकर 6 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव में होना चाहिए, कांस्टेंट 4। और फिर 6 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो फिर 0 से लेकर 2 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी 1 होनी चाहिए। सही है भाई, 0 से लेकर 2 तक आपकी वेलोसिटी 1 है। उसका 2 से लेकर 4 तक आपकी वेलोसिटी 0 होना चाहिए। देखिए हमें 2 से लेकर 4 तक आपकी वेलोसिटी 0 है। फिर 4 से लेकर 6 तक आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में -4 होनी चाहिए। तो फिर 4 से लेकर 6 तक आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में -2 है। -2 होना चाहिए, -4 होनी चाहिए, सॉरी -2 होनी चाहिए। ग्रेडियंट -2 आ रहा है इसका। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रेडियंट निकाले -2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का y की वैल्यू कितनी है? 4, और x की वैल्यू 2 है, तो ग्रेडियंट -2 आएगा। और फिर 6 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। 6 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो, इसका आंसर ये हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग एक दफ़ा और देखें। और कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला, कल तो मेरे ख्याल से छुट्टी है शायद, तो कल अगर छुट्टी नहीं हुई तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे ना, फ्राइडे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए उनको दोबारा देखें, दोबारा उनकी प्रैक्टिस करें, और फिर से देखें कि ये किस तरह से सॉल्व हो। इसको बार बार प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, वरना टॉपिक आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है जी, तो कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा।